सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं करन नाज। तनख्वाह नहीं बढ़ेगी, पेंशन में इजाफा नहीं होगा, महंगाई की शरह 5% हो गई है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। खैर छोड़ें इस बात को। मुझे याद आया आज चाइल्ड लेबर का आलमी दिन है और मुझे खुशी है कि हम में से बहुत बड़ी तादाद को आज के दिन के बारे में भी नहीं मालूम और चाइल्ड लेबर की संगीनी का भी नहीं मालूम होना भी नहीं चाहिए। जिस मुल्क में चाय के होटल में छोटे हों, सड़कों पर जा बजा जूते पॉलिश करने वाले मासूम बैठे हों, मैकेनिक की दुकान पर अपने नन्हे नन्हे हाथों में बड़े बड़े औजार उठाए गाड़ी की मरम्मत में बच्चे मसरूफ हों, जहां शदीद गर्मी में एसी वाली गाड़ी में बैठा शख्स किसी छोटे को आवाज़ लगाकर टायर में हवा डालने का कहता हो, जहां बच्चे स्कूल के बाहर सर या कांधों पर थाल उठाए समोसे या केक बेच रहे हों, जहां छोटी फैक्ट्रीज में आम मजदूर से 70% कम उजरत पर बैठे बच्चे खिलौनों से खेलने के बजाय खिलौने बना रहे हों, जहां यही मासूम बच्चे दरिंदों के हाथों का खिलौना बनकर ज्यादती का शिकार होते हों, जहां मुनशियात फरोशी का काम मासूम बच्चों से लिया जाता हो, जहां 10 साला बच्चियां बड़े बड़े बंगलों की सफाई के लिए रखी जाती हों, जहां तैयबा मालिकान से पिटती हो, जहां 7 साला बच्ची बच्चे को संभालने के लिए मुलाजमा हो, जहां तोते उड़ाने पर मासूम की जान ली जाती हो, उस मुल्क में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ आगे ही जैसे किसी आलमी दिन का मालूम न होना ही बेहतर है। हालांकि महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी वतन अजीज़ के हर तबके को है। पाकिस्तान में 33% यानी 1,32,00,000 बच्चा मेहनत मुशक्क़त मजदूरी कर रहा है, जिन्हें जिस्मानी इस्तेहसाल मारपीट जैसे मसाइल का सामना है, जिनके लिए हम हाँ या ना क्या कंधे भी नहीं उचकाते हैं। दुनिया भर के पसमानदा ममालिक में बच्चे जबरी मुशक्क़त का शिकार हैं। बहैसियत मुसलमान हमारे लिए नाज़रीन ये बाइस शर्मिंदगी है कि 1400 साल पहले हमारी तालीमात में हमें बच्चों के साथ कैसा रवैया रखना सिखाया गया है और आज हम अपने कल के साथ क्या कर रहे हैं। काश हुकूमत मुल्क में रहने वाले हर बच्चे को अपना बच्चा समझे, चाइल्ड लेबर के सख्त कवानीन पर अमल दरामद करवाएं। हुकूमत और माशरे का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चों से मेहनत और मुशक्क़त लेने के बजाय उनकी तालीम, सेहत और खुराक के लिए उनके वालिदैन को सपोर्ट किया जाए। गुर्बत के हाथों मजबूर होकर मजदूरी करने वाले बच्चों को मुफ्त तालीम, इलाज, मुआलजा और किफ़ालत फराहम की जाए ताकि ये अच्छे शहरी बनकर हमारे आने वाले कल के लिए मुस्बत किरदार अदा कर सकें। लेकिन काश प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ जाती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया है। नाज़रीन, अवाम को सहूलत देने के लिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया, मगर तनख्वाहदारों को परेशान करने के लिए सैलरी में भी कोई इजाफा नहीं हुआ है। पेंशन भी जहां थी वहीं की वहीं है। अलबत्ता सिगार, सिगरेट, तंबाकू नोशी करने वाले, एनर्जी ड्रिंक्स, डबल कैबिन गाड़ियां, ये सारी चीज़ें महंगी कर दी गई हैं। दिल्ली सरकार ने कुछ सस्ता भी किया है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और मकामी मोबाइल सस्ते हो जाएंगे। प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए भी बड़ा रिलीफ दिया गया है। साथ ही अब घर खरीदने पर पैसे कहाँ से आए ऐसा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। खरीदारी पर शनाख्ती कार्ड की शर्त 50,000 से 1,00,000 कर दी गई है। साथ में महंगाई कम करने का वादा भी मुफ्त में कर लिया गया है। मगर हमारे यहाँ तो उसूल वही वाला है, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। खैर उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। अल्लाह करे कि महंगाई में कमी हो जाए। हुकूमत ने FBR वसूलियों का तखमीना 49 खरब 63 अरब रुपए लगाया है। अब जबकि टैक्स फ्री बजट है तो टैक्स ज़्यादा कैसे जमा होगा, सवाल तो बनता है। बहरहाल बजट में इंसदाद कोरोना के लिए 1200 अरब रुपए से जायद का पैकेज मुख्तस किया गया है। वफाकी हुकूमत के अस्पतालों के लिए 13 अरब रुपए मुख्तस किए गए। छोटे कारोबारी अफराद के 3 माह के बिजली के बिल हुकूमत अदा करेगी। केमिकल और रबड़ समेत 20,000 अशिया टैक्स से मुस्तस्ना करार दी गई हैं। मकामी सनतों की ड्यूटी 12 से कम करके 6% कर दी गई है। नैब के बजट में भी 65 करोड़ का इजाफा हुआ है। इससे जाहिर होता है कि हुकूमत एहतिसाब के अमल से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन आज तैयार नहीं थी। असेंबली में हल्की फुल्की आवाज़ें आईं और हुकूमत ने मज़े से बजट पेश कर दिया। वैसे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब और सिराजुल हक ने मौजूदा बजट को अवाम दुश्मन करार दिया है। शहबाज शरीफ ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए इसे मुस्तरद भी कर दिया है। बयान में कहा यह गरीब कश बजट है,
शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हुकूमत कर्ज लेकर बजट बना रही है, बजट की हकीकत 3 माह बाद सामने आ जाएगी। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं ये जालिमाना बजट तसलसल से हुकूमती नाकामियों का नतीजा है। सिराजुल हक साहब कहते हैं विफाकी बजट को मुस्तरद करते हैं। इसी पर बात करने के लिए चौधरी मंजूर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जबकि बजट पेश हुए कई घंटे भी हो चुके हैं, हुकूमतों की अपोजिशंस की जानिब से रिएक्शंस का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, रिएक्शंस आ भी रहे हैं, बजट को मुस्तरद कर दिया गया है। और नाज़रीन ये याद रखिएगा ये कोई नई बात नहीं है, हर साल यही होता है, बजट को मुस्तरद ही किया जाता है अपोजिशन जमातों की जानिब से। लेकिन इस बार ज़रा असेंबली में कुछ खामोशी भी थी, हल्के फुल्के नारे लग रहे थे, प्ले कार्ड्स और बैनर्स मौजूद थे। चौधरी मंजूर साहब आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। जैसे कि हमें पता ही है पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस मुस्तरद कर चुके हैं, लेकिन सर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ NFC अवार्ड पर नज़रसानी की जाएगी, ये जुमला भी था सर। इस बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, क्या करने जा रहे हैं? अच्छा देखिए, पहली तो बात ये है कि जो आप आज बजट पेश हुआ है, ये किस हैसियत में इन्होंने बजट पेश किया है? ये मिनिस्टर ने ये तो कर ही नहीं सकते थे। उन्हें कम से कम कोई स्टेट मिनिस्टर ही रख देते, कोई नया, वो बजट पढ़ देता। पढ़नी तो स्पीच थी ना, लेकिन ये हर चीज जानबूझकर एक गैर कानूनी और गैर आईनी इन्होंने करनी होती है। इसी तरह से आपका उधर सवाल है, जो NFC अवार्ड है उसको हेड कौन करेंगे? हफीज शेख। ये कौन है? ये एडवाइजर है। तो एडवाइजर जो है वो नहीं कर सकता हेड। कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा वाजे लिखा हुआ है कि मिनिस्टर करेगा उसको हेड। और दूसरा, अगर आप देखें, एक खौफनाक और ख़तरनाक चीज़ है उसके अंदर, जिसके मुतालिक बिलावल साहब ने उस दिन कहा है कि ये इन्होंने प्रोविंशियल स्टेटस दे दिया कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को। क्या मतलब इसका? और उन्होंने जायज़ सवाल उठाया कि क्या ये पार्ट 2 तो नहीं कश्मीर का, जो अगर उन्होंने अपने साथ मिला लिया है, तो आप भी अगर इस तरह की कोई बात करेंगे तो आप इसको अपने साथ मिलाने की बात कर रहे हैं। अगर प्रोविंशियल स्टेटस होगा तो उसका मतलब तो यही है, क्योंकि कश्मीर की हमारे पास जो कश्मीर का स्टेटस है वो तो एक आज़ाद कश्मीर का स्टेटस है। उसका एक सदर है, उसकी एक असेंबली है, उसका वजीर आजम है, उसकी सुप्रीम कोर्ट है, उसका सब कुछ है। आप क्या करने जा रहे हैं? आप ये ऐसी चीजें हैं जिसके जरिए आप हर चीज को डाउट पे डाउट क्रिएट करते चले जा रहे हैं। आपने आपके ऊपर आपने कहा था कि कश्मीर पे हम बहुत कोई पता नहीं क्या कर लेंगे। क्या किया? आपने कहा था कि हर जुमे को धूप में चलो आधा घंटा खड़ा हुआ करेंगे। किधर है वो? आपने तो वो प्रोटेस्ट भी नहीं किया उस पर। और फिर उसके बाद अगर इस बजट को देखें, इस बजट में क्या है, आम मुलाजमीन के लिए क्या है? चलो मैं देखूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले साल 2008 में, हम भी जब आए थे तो आपको याद होगा 2008-9 के अंदर आदमी बहरान आया था जिसमें बड़ी बड़ी मुश्किलें बैठ गई थी, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले साल 25%, दूसरे साल 20% और तीसरे साल, ये इनका भी तीसरा बजट है, तीसरे साल हमने 50% तनख्वाह और पेंशन के अंदर इजाफा किया था। उस वक्त भी कोई रोजी पिक्चर नहीं थी जो थी। इस वक्त तो अगर आप देखें तो ये आप कह रहे हैं कि 9-9.5% है। चलो इनकी बात को मान लेते हैं, हालांकि जो महंगाई है, ये जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा है, लेकिन कम से कम उतना जो आप लोगों की जेबों से काट रहे हैं महंगाई की सूरत में, कम से कम उतना रिलीफ तो दे देते एक उस गरीब को जो घर में पड़ा हुआ है, जो पेंशन को तकता रहता है, जो तनख्वाहदार तबका है, उस पर भी कुछ नहीं है। फिर देखिए जो कोरोना के खिलाफ लड़ रहे हैं उनके लिए कोई इंसेंटिव दिया, यानी कोई उनको होश ही नहीं है कि इस वक्त वो फ्रंट फुट पे अपनी जानों की नजराने पेश कर रहे हैं। उनके लिए कोई रिलीफ नहीं है, कोई पैकेज नहीं है इस बजट के अंदर। कहीं आपने सुना हो, मैंने तो नहीं सुना, कहीं आपने सुना हो तो बता दीजिए। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो लोकस जो टिड्डी दल का हमला है, इस पे पिछले साल जरदारी साहब ने इसी बजट अजलास में खड़े होकर कहा था कि ये एक बड़ा खौफनाक अमल है, आप अभी इसको कंट्रोल कीजिए। और अभी बार बार ये कहते हैं कि ये ज़राअत तो डिवॉल्व होगी है, लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन तो फेडरेशन के पास है। अगर ज़राअत डिवॉल्व होगी है तो NDMA क्यों कर रहा है इस वक्त? वो PDMA सारे करते, आप क्यों कर रहे हैं? फिर इसका मतलब साल आपने डिले किया है। आपने एक फूड सिक्योरिटी के मुल्क को फूड इनसिक्योरिटी में तब्दील साहब आपने एक जानिब तवज्जो बहुत अच्छी दिलाई है कि यकीनन हुकूमत को कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए था उन लोगों के लिए जो फ्रंट फुट पर इस वक्त कोरोना से लड़ रहे हैं। खुर्रम शहजाद इकोनॉमिस्ट हैं, मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, मैं आपको भी खुशामदीद कहूंगी। जब ये हिस्सेस पॉइंट्स का मसला शुरू हुआ था खुर्रम, और जब ये कोरोना शुरू हुआ था, तो आपने मेरे प्रोग्राम में ये कहा था कि ये कोरोना बाकी दुनिया के लिए तो मुसीबत है, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये फ़ायदेमंद साबित होगा। तो बाकी
किस तनाजुर में आप इसे फ़ायदेमंद कहते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे इस तनाजुर में ये फ़ायदेमंद दिखाई देता है कि हुकूमत ने इसका बड़ा एज हासिल कर लिया है। रुपए की कदर जो पहले थी, डी वैल्यू जिस तरह से हो रहा था वो अब भी हो रहा है, लेकिन इन्होंने सब कुछ कोरोना पे डाल दिया। अब आप मुझे बताइए कि आपको इस बजट में कितने, कोई 5 नुकात मुझे बता सकेंगे जो आपको पसंद आए हों और जो आपको 5 नुकात इस बजट की खामियां दिखाई दी हों? देखें पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की कि ये अपॉर्चुनिटी है या नहीं है, मैं आज भी ये कहता हूँ ये अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे बनती है? इसे बनाया जाता है अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना, बहरान में ही अपॉर्चुनिटी होती है, बहरान में ही बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, बहरान में ही आपके पास ये लेवरेज होता है कि आप बड़े डिसीजन लें और फिर बाद में उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं कि देखिए जी बहरान था तभी हमने इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लिया, क्योंकि टाइम अनयूजुअल होता है। जब टाइम अनयूजुअल होता है तो आपको डिसीजंस भी वैसे लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आप जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते उस बहरान का। क्योंकि मैं एक एग्जांपल ये देता हूँ कि आप एक बैटल हो रही होती है, उसमें अगर आपका दुश्मन आपको मार रहा है, आप पे हिट कर रहा है, और जब तक आप उसको या तो उतनी फोर्स से हिट बैक नहीं करेंगे या उतना ही आपका स्ट्रॉन्ग डिफेंस नहीं होगा, तो आप या तो जो है वो मार खा जाएंगे या फिर जो है आप उसको उससे डिफेंड ही करते रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए अपॉर्चुनिटी अभी भी है हमारे यहाँ। ये कोरोना की वजह से जो हमारी वीकनेसेस थी, जो 9 महीने तक पहले चल रही थी इकोनॉमी में, वो समहाउ इसमें जो है वो छुप गई हैं। लेकिन किस तरह से छुप गई हैं, ये एक मौका है बजट का कि इससे पहले कि अप्रूव होता है, मेरे ख्याल में इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। तो आप जो 5 चीज़ें कह रही हैं कि इसमें आपको समझ में आया, वो देखिए 5 चीज़ें मैं आपको गिनवा सकता हूँ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कुछ कैपिटल गेन्स पे टैक्स पे कम करना, विथहोल्डिंग टैक्स पे कम करना, कुछ आपको मुराद देना, कुछ फंड कायम करना। लेकिन देखें जो सिचुएशन है ना, उस हिसाब से कोई चीज़ अगर लानी चाहिए थी तो वो नज़र नहीं आ रही। हालांकि अभी हम डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं, बट स्टिल देखें मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ 5 क्या होनी चाहिए थी। पहले मैं आपको बता दिया कि 5 क्या थी। 5 जो होनी चाहिए थी उसमें ये देखना चाहिए था, सबसे पहले जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज होती हैं, SMEs, या फिर ये कह लें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, जो तकरीबन कोई 35 से 40% आपकी इकोनॉमी का हिस्सा बनती हैं, जिसमें 7 से 8 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जो करती हैं। उसके अलावा यही SMEs आपकी लेबर फोर्स का 50% कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे ज़्यादा आज इम्पैक्ट किस पे आ रहा है? SMEs पे आ रहा है, छोटे बिजनेसेस पे आ रहा है, छोटे जो कारोबार है उन पे आ रहा है, वेजर्स पे आ रहा है, डेली वेजेस पे आ रहा है। इनके लिए टैक्स रिलीफ, इनके लिए यूटिलिटी रिलीफ, इनके लिए कोई सब्सिडी, इनके लिए कोई सपोर्ट। सिर्फ छोटे मोटे टैक्सेस में कमी करना या छोटा मोटा जो है वो एक्शन लेना नीड ऑफ द आवर ये नहीं है। देखिए ये बिजनेस एज यूजुअल अगर चल रहा होता तो फिर समझ में आता था कि थोड़ी बहुत आपने चेंजेस की, डायरेक्शन थोड़ी सी बेहतर किया आपने और आपने बजट दे दिया। ये इस वक्त मौका है या था कि जिस वक्त एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन लेने की जरूरत थी, आप सेल्स टैक्स कट करते, आप सुपर टैक्स करते। क्या कैपेबिलिटी का इशू है, क्या प्रायोरिटी का इशू है, टीम का इशू है? मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब और आपसे बात करूंगी। सबसे सवाल ये है कि जब आपने टैक्स रेवेन्यू, टैक्स के उसूल का हदफ बढ़ा दिया है, 1000 अरब रुपए रख दिया है, टैक्स आपने मजीद बढ़ाया नहीं है, तो कैसे हासिल होगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके हो सकता है आपके पास इसका जवाब मौजूद है या कोई तजवीज़ मौजूद हो। आऊँगी आपके पास दोबारा। मियाँ जाहिद साहब इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, आपको मैं खुशामदीद कहूँगी। सर, आपको अपने लिए, सनतकारों के लिए कुछ नज़र आया है इस बजट में? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि सनतकारों के हवाले से मैं देखता हूँ अगर इस बजट को, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इवन पूरी बिजनेस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं है, ना सनतकारों के लिए है, ना ताजरों के लिए है, ना स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर के लिए है, किसी के लिए भी इसमें कुछ भी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये बजट जो है, ये पिछला बजट को थोड़ा सा नोक पलट दुरुस्त करके या फाइन ट्यून करके कट पेस्ट करके बजट बनाया गया है। क्योंकि बात यह है कि कोई भी, अगर आप मुझे अभी तक यानी शाम से लेके अब तक कोई भी शख्स मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया कि 1000 अरब रुपए का जो रेवेन्यू बढ़ाया गया है वो आखिर कहाँ से आएगा। मेरी समझ में ये चीज आती है कि ये इन्होंने जो ऑडिट के और जो दूसरे मैकेनिज्म चेंज किए हैं, अपील वगैरह के, कुछ टैक्स लॉज तब्दील किए हैं, थोड़ी उसमें चेंजेस किए हैं, गालबन इनका ख्याल ये है कि वो पैसे वहां से आएंगे। और अगर ये पैसे वाकई इनका ख्याल है कि वो 1000 अरब रुपया वहां से आएगा, तो फिर इसका मतलब यह है कि बिजनेस कम्युनिटी के लिए मजीद सख्त वक्त आने जा रहा है। अच्छा, जहां तक तो इस चीज का ताल्लुक है ना कि आप कोई बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करें, बिजनेस बढ़ाएं, उसके नतीजे में एक केक साइज बड़ा हो, उसके नतीजे में फिर रेवेन्यू बढ़े, तो उसको अगर हम देखते हैं तो वो तो कोई बढ़ने जा नहीं रहा, उसके लिए कोई इकदाम किए नहीं गए। क्योंकि अभी जो कोरोना की सिचुएशन इस वक्त जो चल रही है और इसका पीक आएगा जुलाई में, खुद प्राइम मिनिस्टर ने कहा
और फिर पोस्ट कोरोना जो सिचुएशन होगी यानी अगस्त ऑनवर्ड जो पोजीशन होगी, जी। तो उसमें हमें कोई इसमें चीजें नजर नहीं आ रही कि गवर्नमेंट ने कुछ किया हो। मिसाल के तौर पे अगर अभी हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें होती हैं जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें जो होती हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड होती हैं, कुछ चीजें जो है वो एनवायरनमेंट यानी फैसिलिटेशन से रिलेटेड होती हैं कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट के हवाले से जब हम बात करते हैं तो हमने ये गुजारिश की थी कि इसमें आप 1-2 साल के लिए ऑडिट्स बंद कर दीजिए, जीरो रेटिंग आप वापस बहाल कर दीजिए, ताकि हमारा जो 12-14 अरब डॉलर का जो शोबा एक्सपोर्ट कर रहा था, उनकी जो आर्म ट्विस्टिंग की गई, जीरो रेटिंग खत्म करके, थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, लेकिन बात यह है कि यानी नियत नहीं थी ये, लेकिन अमलन वो आर्म ट्विस्टिंग हो गई, क्योंकि आप 4 अरब डॉलर उनसे पहले डिडक्ट करते हैं और फिर उनको रिफंड करते हैं, जो कि रिफंड होते नहीं है, और वो आपके पास ना उसके मसल्स हैं ना आपके पास उसका मैकेनिज्म है। अब बिजनेस कम्युनिटी आपके पीछे पीछे है, यदि हमारे रिफंड कर दीजिए। इनकम टैक्स आप विद होल्डिंग की शक्ल में लेते हैं, वो आप वापस नहीं करते हैं। अच्छा, फिर CNIC की कंडीशन वो 50,000 में थी, अभी उसको 1 लाख कर दिया। तो बात यह है कि या तो फिर 50,000 पिछले साल हम चीखते रहे कि भाई ये ना करो, तो आप माने नहीं। अब इस साल आपने 1 लाख किया, तो इसका मतलब है आपने हमारी जो बात थी, हमारा जो दलील थी वो मान ली। अब दलील मान ली तो इस दफा खत्म कर देते, 1-2 साल के लिए उसको खत्म करते। अच्छा, इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इसमें आपके पास स्पेस अवेलेबल है, आप उसकी कीमतें कम कर देते, 50% तक कम करने की गुंजाइश मौजूद है, उसको आप कम कर देते। अच्छा, SME सेक्टर के लिए आप कुछ ना कुछ उसमें आपको रखना चाहिए था, ऑलरेडी स्कीम मौजूद है। आप कह रहे हैं कि SME इस बजट में कुछ भी नहीं है सनतकारों के लिए, लेकिन जो आपने सवाल उठाया, यही सवाल खुरम मैं आपसे पूछना चाह रही थी, मैंने इसका तस्करा भी किया था। ये बताएं ना, ये जो टैक्स कलेक्शन है इसको बढ़ा दिया गया है, इसके हदफ को बढ़ा दिया गया है, कहने को ये टैक्स फ्री बजट है, टैक्सेस की शरह में इजाफा किया नहीं गया है, हदफ को कलेक्शन को बढ़ा दिया गया है, ये कैसे किया जाएगा? ये होगा भी या सिर्फ ये कहने को, और ये बजट स्पीच कैसा है, क्या है ये? किरण, बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैं इस पे आपको थोड़े से नंबर्स आपसे शेयर करता हूँ कि कैसे ये स्टेटमेंट्स एंड नंबर्स ये कैसे जो है वो लॉजिकली मिक्स नहीं हो रहे या लॉजिकली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे। देखें, अनाउंसमेंट ये होती आई है कि नया टैक्स नहीं लगेगा। अब नया टैक्स तो ऑफ कोर्स नज़र नहीं आ रहा है सच, बट अगर आप नंबर्स देखें तो नंबर्स में तो टैक्स का जो टारगेट है वो 4.9 ट्रिलियन है। इस साल का जो ये आउटगोइंग ईयर है, इसमें जो टारगेट था वो 3.9 ट्रिलियन का था रिवाइज्ड। अब इसका मतलब ये कि 27% टैक्स में इजाफा एक्सपेक्ट किया जा रहा है या प्लान किया जा रहा है एटलीस्ट। तो 27% टैक्स में इंक्रीज है, तो वो कैसे आएगा? वो बगैर टैक्स में इंक्रीज किए तो नहीं आ सकता ना। या फिर वो ये नहीं हो सकता कि जी आप एक सर्टन लेवल से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि देखें एक स्टैंडर्ड ही होता है, रूल ऑफ थंब, और ये एक्चुअल नंबर में भी कन्वर्ट होता है कि आपकी जो मईशत की शरह नमू है, जो GDP ग्रोथ है, वो जिस रफ्तार से बढ़ती है, बिजनेसेस उस रफ्तार से इम्प्रूव होते हैं, और आपकी जो इन्फ्लेशन है, महंगाई की शरह, वो भी प्रोडक्ट्स में नजर आती है। तो प्रोडक्ट्स पे जब टैक्स लगता है तो टैक्स आपका इंक्रीज होता है, क्योंकि वो महंगाई में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो प्रोडक्ट की वैल्यू प्राइसेस बढ़ जाती हैं। तो अगर महंगाई की शरह नेक्स्ट ईयर देखी जाए तो वो है तकरीबन 6.5% गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। जो शरह नमू है, मईशत की जो शरह रफ्तार है जो ग्रोथ की, वो है तकरीबन 2%। तो मैं अगर टोटल ऐड करूं तो 8.5% बनता है। मैं 10% पे भी अगर टैक्स को ग्रो करवा लूं तो 10% का मतलब ये है कि 4.3 ट्रिलियन का टैक्स, लेकिन टारगेट तो 27% ग्रोथ का है। तो ये कैसे इम्प्रूव होगा? या तो टैक्स का टारगेट रियलिस्टिक नहीं है, या फिर गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट कर रही है कि सेकंड टाइम। जी, मैं एक पॉइंट प्लीज कन्वर्ट करने दें। या तो टैक्स का टारगेट जो है वो क्लियर नहीं है, मतलब टैक्स का टारगेट जो है वो अचीवेबल नहीं है, रियलिस्टिक नहीं है, या फिर टैक्स को जो है कहीं ना कहीं से इम्प्रूव करना पड़ेगा, या फिर मिनी बजट दिया जाएगा जिसमें टैक्स ज़्यादा होगा। दूसरे एंड पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होती है उसे कहते हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, PSDP, जो कि ये होता है कि गवर्नमेंट एक पोर्शन एलोकेट करती है, प्रोविंसेस का भी और अपना भी। एक नेशनल PSDP होता है जो गवर्नमेंट ने इस मरतबा भी जो है वो उसको एलोकेट किया है। वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन रुपीस बनते हैं, 1300 अरब रुपए। 1300 अरब रुपए का मतलब ये है कि लास्ट ईयर के मुकाबले में जो बजट किया था 18% डेवलपमेंट बजट कम है, लेकिन टैक्सेस 27% ज्यादा जो एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टैक्सेस ज्यादा हैं और वो डेवलपमेंट पे नहीं लगेंगे बनिस्बत लास्ट ईयर, तो फिर वो कहाँ अनप्रोडक्टिव यूजेज होगा उसका। या तो गवर्नमेंट के अपने जो फाइनेंसेस हैं वो तकरीबन 450 अरब रुपए
गवर्नमेंट को रन करने के हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि जब टैक्सेस नहीं बढ़ाने तो टैक्स का टारगेट इतना ज्यादा क्यों है? जब टैक्सेस ग्रो नहीं करने क्योंकि जीडीपी नहीं बढ़ रही तो टैक्सेस ग्रो कैसे करेंगे? और दूसरे एंड पे आपको एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट पे ज्यादा करना चाहिए वो कम हो रहा है। तो थोड़ा सा मिक्स ऐसा हो रहा है कि जो नंबर्स हैं वो लॉजिकली मीट नहीं कर रहे स्टेटमेंट्स के साथ। मेरा ये कहने का मतलब। बिल्कुल ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, मैं सिर्फ जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब जी चौधरी साहब, मैं 2-3 फिगर्स जल्दी से बता दूं। जो ये डेवलपमेंट पीएसडीपी का को अखराजात हैं वो 20% कम हो गए। जो बैंकों से कर्जे लिए हैं जो पिछले साल बजट का हदफ था उससे 400% ज्यादा लिए हैं। डिफेंस में 6% ज्यादा अखराजात किए हैं। लेकिन जो अभी खुर्रम साहब फरमा रहे थे कि 27% एफबीआर रेवेन्यू के अंदर इजाफा कह रहे हैं, लेकिन 30% तो पिछले साल की कमी है। ये 27% नहीं बनते खुर्रम साहब, ये तो 57% बनते हैं जो आपने इंक्रीज करने हैं। चूंकि पिछला टारगेट 7 अचीव करेंगे तो आप 27% आगे जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यही कह रहा हूं मैं, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है चौधरी साहब, फिर इसीलिए सनतकार भी इस बात को सुनकर परेशान होते हैं कि आखिर फिर ये 57% कलेक्शन की कैसे जाएगी? पिछले साल का भी मीट करना है और आगे के मजीद 27% से। मैं एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद मैं वापस आ रही हूँ, आपकी बात सुनती हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। जी चौधरी मंजूर साहब, आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज। जी मैं अर्ज कर रहा था कि ये 27% इजाफा जो है ये सिर्फ 27% नहीं बनता, इसमें 30% डाले तो वो बनता है। फिर उसके बाद अगर आप इसको देखें आगे चलें तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनमें इन्होंने कहा है कि हम 25.8% का इजाफा करेंगे। लेकिन वहाँ पे जो शॉर्टफॉल है ऑलरेडी जो मिस्ड है वो 22% है, तो ये भी कोई 47.48 बनता है। फिर अगर आप ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देखें तो 27.7% इजाफा कह रहे हैं, उसमें ऑलरेडी 34% की कमी है। इसको अगर आप उसमें डालें तो ये तकरीबन कोई 60% से भी ऊपर चली जाती है, 61.7% है। सो सेल्स टैक्स के अंदर आप कह रहे हैं कि 34.4% का इजाफा करेंगे, जबकि आप पहले से 32.3% आपने कम जो है अपने टारगेट से नीचे खड़े हैं। तो इसको देखें तो ये कोई 66 से ऊपर खड़े हैं आप। सो ये आपको इतना अगर इंक्रीज करेंगे तो आप अपने पे पहुंचेंगे। अभी मियाँ साहब कह रहे थे, मियाँ जायद साहब, कि ये अगर इनके पास क्वेश्चन था, हाँ बिल्कुल था, तेल की कीमतों में कमी हुई है तो बिजली भी तेल से बनती है ज्यादातर, उसमें कमी कर सकते थे। लेकिन मियाँ साहब ये जो आज कहा है कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगा, और अगर कोई टैक्स नहीं लगना तो ये कैसे करेंगे? ये टैक्सेस भी लगाएंगे, ये मिनी बजट आएगा। आप सिर्फ 1 महीना गुजरने दें, ये बिजली तेल और गैस की कीमतों में इजाफा करेंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यूज के जरिए इसकी कमी को पूरा करेंगे और टैक्स और बढ़ाएंगे। अपनी इस बात को यहीं पर रोक दे, क्योंकि मैं आपसे इस बारे में सवाल करने वाली हूं, क्योंकि ये काफी, ये आप बात नहीं कर रहे, सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं की जानिब से भी बारह ये बात आज बजट पेश होने के बाद की जा रही है कि 3 महीने बहुत खतरनाक है और उसके बाद आप देखिएगा क्या होगा। मैं आती हूँ दोबारा आपकी जानिब, आपसे पूछूंगी, यकीनन नाज़रीन जानना चाहते हैं कि अगर ऑपोजिशन को ऐसा लग रहा है तो पता तो होना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या होगा। मैं पूछती हूँ आपसे, लेकिन उससे पहले कि हम बार बार सुनते हैं ये जीडीपी ग्रोथ मनफी में जा रही है, मजमूई पैदावार मनफी में जा रही है। खुर्रम, आप इस बात का ज़रा जवाब दीजिएगा, नाज़रीन के लिए आसानी करके बताइएगा कि ये जो मनफी में जाता है, जीडीपी रेट मनफी में जा रहा होता है, मजमूई पैदावार खसारे में जा रही होती है, तो उसका एक आम आदमी पर, एक आम सारिफ पर क्या फ़र्क पड़ता है, ज़रा ये नाज़रीन को समझा दीजिएगा। देखें, जो जीडीपी है या मईशत की शरह नमू है, यानी कि जिस रफ्तार से मईशत बढ़ती है या कम होती है, उसे हम जो है वो शरह नमू कहते हैं और जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये जो जीडीपी होती है ना, ये प्रोडक्ट होता है, ये आउटपुट होता है। जब कोई काम जो है, कोई बिजनेस, एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई बिजनेस एक साल में मिसाल के तौर पे 1000 रुपये कमाता है और वो अगले साल 1100 रुपये कमाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10% ग्रोथ आई है उसमें।
ये पूरी अगर आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को ऐड करते हैं तो पूरी इकोनॉमी बनती है। उसमें पता चलता है कि इकोनॉमी ने 10% ग्रो किया। कोई बिजनेस 1% से ग्रो करता है, कोई 25% से करता है, कोई बिल्कुल नेगेटिव ग्रोथ भी होती है। लाजमी नहीं है सारे पॉजिटिव हों, लेकिन ज़्यादातर जब पॉजिटिव होते हैं या हायर साइड पे होते हैं तो जीडीपी की जो आउटपुट होती है, तमाम मईशत जो निकलती है उसकी शरह वो ज़्यादा होती है, कम होती है। तो ये 68 साल में पहली बार है कि ये जो साल जा रहा है इसमें नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ आई है। यानी कि आप एक साल में 1000 रुपये कमा रहे थे तो अगले साल आपने जो है 900 रुपये कमाए या लेट से 950 रुपये कमाए, तो आपकी शरह नमू जो है वो कम हो गई। तो ये डेवलपिंग इकोनॉमी में कम होता है। 68 साल बाद ये जी प्लीज मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इतने अरसे बाद हुई है, लेकिन देखिए इसके रीजंस भी हैं। ये जो कोविड-19 है ये एक बहुत बड़ा रीजन है, लेकिन मैं इसको एक्सक्यूज नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि 9 महीने में जो मार्च तक के फिगर्स थे उसमें भी हम इकोनॉमी में कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे। हम ऑलरेडी जो है वो डाउनटर्न हमारा था, यानी कि रिसेशन थे, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रही थी। हमारा एलएसएम जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हब होता है एम्प्लॉयमेंट का, एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें भी डिक्लाइन थोड़ा बहुत देखने में आया। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में तो 6 क्वार्टर में जो है नेगेटिव ग्रोथ आई। तो देखें पूरा जो मजमुआ होता है इकोनॉमी का, उसमें जब ग्रोथ नहीं होती या कम हो जाती है, ऐसा नहीं है कि कमाया नहीं जा रहा, कमाया पिछले साल से कम गया है। इसका मतलब ये है कि आपकी शायद नौकरियां नहीं बढ़ी और आगे जाते हुए और टफ होगा, और नौकरियां ही सब कुछ होता है। पिछले साल कितने लोग बेरोजगार हो गए, मजीद 14 लाख के लिए खुद हुकूमत की जानिब से बात की जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशारा दिया जा रहा है। दुनिया भर में भी खैर यही हो रहा है, लेकिन जीडीपी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जीडीपी देखी जा रही होती है। और अब मियां जाहिद साहब मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, जो हदफ रखा गया है 2.2 समथिंग का रखा गया है, आपको लगता है कि इस वक्त हम मनफी में जा रहे हैं और टारगेट्स इस तरह के रखे गए हैं, ये हम अचीव कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे? ये भी सिर्फ बातें हैं सर? बिल्कुल नहीं। देखिए पिछले साल जो 5500 अरब रुपए का टारगेट रखा गया था रेवेन्यू का, तो हम सब ने ये कहा था कि ये नामुमकिन अमल है, और वो नहीं हुआ। हमारी बात सच साबित हुई। और उसमें सिर्फ कोरोना का फैक्टर नहीं है, उससे पहले ही जो हमारी इकोनॉमी थी वो उसमें रेवेन्यू पूरे नहीं हो रहे थे। 300 अरब रुपए तो हमारे पहले 6 महीने में कम हो चुके थे। तो लिहाजा वो टारगेट हमारा 5500 अरब रुपए का नामुमकिन अमल था, जो 40% इन्होंने इंक्रीज किया था। अब इस दफा फिर इन्होंने 25% जो इंक्रीज किया है, ये किसी तौर पे काबिल अमल नहीं है। एक सूरत में अभी जो आपने बात की है कि हाँ, मैं एक और बात बता दूं कि हमारा जो जीडीपी की जो बात हो रही थी, 330 अरब डॉलर की हमारी इकोनॉमी का साइज था, जो कि बजट ये कोरोना से पहले ही 270 अरब डॉलर पे आ चुका था, और अब कोरोना के बाद वो गालबन 225 अरब पे आ चुका है हमारी इकोनॉमी का साइज। यानी अगर हमारी इकोनॉमी में से 100 अरब डॉलर निकल गए हैं जीडीपी में से, तो अब जीडीपी जो है हमारी 0.38 माइनस गवर्नमेंट खुद कह रही है, जबकि आईएमएफ भी कह रहा है और वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि ये 1.5 माइनस होगा। इन अदर वर्ड हमारी इकोनॉमी जो है बड़ी बुरी तरह से सुकड़ रही है। और इस सिचुएशन में हम कह रहे हैं कि हम 1000 अरब रुपए का रेवेन्यू ज्यादा ले आएंगे। कैसे ज्यादा ले आएंगे, जबकि पूरी की पूरी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो या तो बैड गवर्नेंस पे है या आर्म ट्विस्टिंग पे है। आपने बिजनेस कम्युनिटी के हाथ पैर बांधे हुए हैं, उनको आप कहते हैं कि जी हमने आपको काम नहीं करने देना। दूसरी तरफ आपकी गवर्नेंस को आप मिसाल ले लें कि वीट की कीमत क्यों बढ़ गई, आटे की कीमत क्यों बढ़ गई, चीनी की कीमत क्यों बढ़ गई। बात यह है कि या तो गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगाए हों, और सर फिर मौका ऐसा आ जाए कि हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ जाए। एक सेकंड दे दें, 10 सेकंड दे दें। बात यह है कि गवर्नमेंट की इनकम तो बढ़ी नहीं, लेकिन लोगों को ये टैक्स लग गया या लोगों को ये चीजें महंगी हो गई। तो बात ये है कि ये जो चीजें हैं, एक तो गवर्नेंस के इश्यूज हैं। दूसरी बात, मैं ये एक बात कहता हूँ गारंटी के साथ कि 1000 अरब रुपया इनको टैक्स बिल्कुल ज्यादा मिल सकता था, प्रोवाइडेड कि ये बिजनेस कम्युनिटी के हाथ पैर खोलते, केक साइज बड़ा करते, इकोनॉमी का साइज बड़ा करते, लोगों को कारोबार करने की सहूलत देते, लोगों को कारोबार करने की आजादी देते, तो यकीनन 1000 अरब रुपए का टैक्स आपको मिल सकता था। लेकिन सिचुएशन ये है कि इस वक्त कारोबार करने की आजादी नहीं है, लोगों के हाथ पैर बंधे हुए हैं, लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपने जीरो रेटिंग खत्म कर दी है, आप रिफंड नहीं दे रहे हैं, आप इनकम टैक्स के रिफंड नहीं दे रहे हैं, सेल्स टैक्स के लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी और गैस आपकी ये पूरी रीजन में सबसे ज्यादा है, हम कॉम्पिटिटिव नहीं है, हमारे 20,000 कंटेनर इस वक्त पोर्ट पे पड़े हुए हैं, फंसे हुए हैं, हम वो रिलीज नहीं करवा सकते। बात यह है कि जब आप हमारे यानी कि आप समेत जो मजीद मेरे 2 मेहमान बैठे हुए हैं, आप तमाम लोगों को ये बजट लग रहा है। अब अमजद अली खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, हुकूमती मौक़िफ़ हासिल कर लेते हैं नाज़रीन, क्योंकि जो जीडीपी ग्रोथ के हवाले से बात की जा रही है नामुमकिन है,
महंगाई की शरह नीचे करने की बात की जा रही है इस बजट में, नॉट अचीवेबल लगता है हमारे तमाम माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है। यानी जितनी बातें इसमें की जा रही हैं तमाम के तमाम, टैक्स कलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, टैक्स कलेक्शन के बारे में बिल्कुल नामुमकिन में से कहा जा रहा है, माहिरीन हो, सनतकार हो, माहिर माशियात हो या फिर ऑपोजिशन के लोग हों। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऐसी कौन सी गोली है, कहाँ लगता है आप लोग को, क्या ऐसा आप लोग करने वाले हैं कि ये सारी चीज़ें अचीवेबल हो सकती हैं? अमजद साहब, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि हमें जो डायरेक्ट टैक्सेशन है उसको बढ़ाना है, इसलिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो आम आदमी पे ज़्यादा बोझ बनता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान अपना बेस खुद बना ले, कि इकॉनमी जो है वो अपना बेस खुद बनाए। और आप देखें कि बेसिक प्रिलिमिनरी जो आपने देखा होगा कि ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है कि आपके अखराजात और आपकी आमदन में एक तवाज़ुन पैदा हुआ है और जो फिस्कल डेफिसिट है उसको भी जो 20 अरब डॉलर था उसको 3 अरब डॉलर तक आप लेके आएंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। देखिए हम अगर ये कोविड-19 ना आता तो जिस तरह आपने देखा कि उससे बहुत बड़ा एक शॉर्टफॉल भी आया, ये पूरी दुनिया में आया, फिर खासतौर पे पाकिस्तान तो ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस था। पहले ही मईशत हमारी हमने जैसे ही टेक ऑफ किया तो ये सारा हम पे बोझ बढ़ गया, लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि जिस तरीके के साथ हम इंडस्ट्री को फैसिलिटेट कर रहे हैं और जिस तरह कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो हमने उसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो हम समझते हैं कि उससे एक तो जॉब्स आएगी और दूसरा इससे बेहतरी आएगी, टैक्स कलेक्शन में भी बेहतरी आएगी और उससे क्योंकि रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्री, बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जिससे ये कारोबार जो है बूम पकड़ेगा और पाकिस्तान में एक बड़ी उम्मीद की जा रही है इससे और हमें इससे बहुत बड़ी उम्मीद है। आप कह रहे हैं बहुत बड़ी उम्मीद है इससे। चौधरी मंजूर साहब, आपने सुनी है गुफ्तगू, वो जिस तरह से बता रहे टैक्स कलेक्शन के हवाले से जो बात कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आती ये कहाँ से कर लेंगे। देखिए, दो बड़ी बुनियादी वजूहात हैं अगर आप इसको गौर करें। इन्होंने खुद कहा था कि जब ईमानदार हुकूमत आएगी तो लोग लाइनों में लगकर टैक्स देंगे। किधर है आपका टैक्स कलेक्शन? 8,000 अरब पे लेकर जाना था, वो किधर है 8,000 अरब रुपया? अगर आप वो कर लेते तो आज आप NFC अवार्ड के जरिए जो सूबों को आपने देना था, जो सूबों का PSDP था, और फिर ये जब आप तरक्याती बजट नहीं देते तो उसका नतीजा क्या होता है कि आप अपनी मार्केट खा रहे हैं, आप अपनी जॉब्स खा रहे हैं। इस वक्त जो प्रेडिक्शन की जा रही है, इन्होंने तो 1 करोड़ नौकरियां देनी थी, तो प्रेडिक्शन पता क्या है? ये 1 करोड़ 90 लाख और लोग बेरोजगार हो जाएंगे, मजीद बेरोजगार हो जाएंगे। और इसका नतीजा क्या होगा? जहां पे पहले इतनी बड़ी बेरोजगारी हो, महंगाई हो, और जहां पे लोग हैं वहां पे कैसे होगा? आप कोई ये बंदा बता नहीं रहा हुकूमत का कि होगा कैसे, कहां से आएगा ये सारा रेवेन्यू, कहां से आएगा और कैसे होगा? और जो हाउसिंग था जो सबसे बड़ी ये बात कर रहे थे, उस पर भी हाथ उठा लिए। 1.5 बिलियन रुपीज रखे हैं सारे के सारे। जो नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम है उसके लिए सिर्फ 1.5 अरब रुपया। सो उससे 50 लाख या 10 लाख या 15 लाख या 20 लाख घर तो नहीं बनते। 20 लाख घर बनने थे कम से कम, पहले 2 सालों में 20 लाख बनने थे ना 50 लाख में से। वो किधर है? जो 1 करोड़ नौकरी देनी थी उसमें 40 लाख नौकरियां तो आपने पहले 2 सालों में देनी थी। उल्टा आप नौकरियों से लोगों को हटा चुके हैं और स्टील मिल से लेके हर जगह पे आप बेरोजगारी का एक तूफान है जो खड़ा कर रहे हैं। सर वैलिड बात कर रहे हैं। इस बात का मैं ब्रेक के बाद, सर मुझे ब्रेक लेना है इस बात का, मैं वापस आती हूँ फिर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन जी। हुकूमत कोरोना को कुछ उज़्र बताते हुए इस बजट के हवाले से बात कर रही है और अपोजिशन की जानिब से इसे अवाम दुश्मन बजट कहा जा रहा है और माहिरीन की राय भी इसी तरह की आ रही है। मैं कल से प्रायोरिटी की बात कर रही थी, तो यहाँ पर अगर तालीम का बजट देखा जाए, सेहत का बजट देखा जाए, तो तालीम की प्रायोरिटी ये है कि 4 अरब का बजट तालीम के लिए रखा गया है। और सेहत के हवाले से भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो खुर्रम शहजाद, आप इस पर ज़रा रोशनी डालिएगा। क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट बताना चाह रहे हैं? वफाक और प्रोविंस, इसका कुछ डिफरेंस भी है, बताइएगा ज़रा।
देखिए, हेल्थ की जहाँ तक बात है तो ऑफ कोर्स हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। हम बड़े अनफॉर्चुनेट रहे हैं कि हमने एलोकेशंस तो की हैं और वो भी इतनी ज़्यादा एलोकेशंस नहीं की जितना हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरह से हमारे जनरेशंस इन्फेंट्स से लेकर उनकी मदर्स से लेकर और ऑल थ्रू आउट देयर इनिशियल अर्ली ईयर्स जिसे कहते हैं सफ़र करती आई हैं। और हार्डली जो है 1% ऑफ जीडीपी, यानी कि टोटल हमारी जो मईशत का साइज़ है उसका 1 या 2% भी हम जो एलोकेट नहीं करते। हालांकि ये अब प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल जो ऑटोनॉमी है उसको सामने रखते हुए हमने नहीं देखा कि उस तरफ भी बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेंडिंग जोन। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कुछ डेटा भी शेयर किया है कि अगर आप पिछले कोई 6-7 सालों का 8 सालों का जायज़ा लें तो टोटल एक्सपेंडिचर सिर्फ हेल्थ की अगर बात कर लें तो वो हार्डली 1% ऑफ जीडीपी रहा है। जबकि इवन डेवलपिंग इकोनॉमीज में आप तुर्की ले लें, आप इंडिया ले लें, आप डिफरेंट कंट्रीज ले लें, इवन डेवलप्ड कंट्रीज में तो 7-7, 8-8% आप जो है हेल्थ एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रखते हैं। एजुकेशन टू जीडीपी आप 6-7% कम से कम रखते हैं। तब जाके आपकी जनरेशन कोई 20 और 25 साल के बाद सामने बेहतर आती है। तो जब तक हम ये प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे अपनी मेजर जो एलोकेशन, जैसे मैंने कहा ना पहले टैक्स की मैंने बात की कि टैक्स अगर इतना इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका खर्च भी कहाँ होगा, ये भी तो हम बताएं। खर्च क्या प्रोविंसेस इसको जो है हेल्थ और एजुकेशन की तरफ ज़्यादा करेंगे? क्योंकि आप उसका अगर ब्रेकअप देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें रीडिंग ये है कि हेल्थ में अगर 100 रुपये एलोकेट किए जा रहे हैं तो 80 रुपये सिर्फ करंट एक्सपेंडिचर में डाले जा रहे हैं, यानी कि जो निज़ाम चल रहा है उसको सिर्फ मैनेज करने के लिए। तो वो निज़ाम भी डिटेरियोरेट हो रहा है। डेवलपमेंट के लिए तो 15% या 20% भी नहीं है, और वो भी 15-20% क्या करेगा? तो आप सिंपल एक काम ये करें कि हर साल के बाद एक अकाउंटेबिलिटी ये करें, मतलब एक परफॉर्मेंस अकाउंटेबिलिटी की बात करो कि इस साल जो एलोकेशन हुई, यानी कि पिछले 11 साल की बात कर लें, एनएफसी अवार्ड्स जो हैं पिछले 18 अमेंडमेंट्स आपकी 2009-2008 के बाद शुरू हुई थी ना, उस वक्त से अभी तक जितनी एलोकेशन हुई है सूबों को, मैं सूबों की अब बात कर रहा हूँ, जितनी एलोकेशन हुई है सूबों को, उसमें हेल्थ और एजुकेशन के निज़ाम का सिंपल आप जायजा ले लें कि 10 साल पहले क्या था, आज क्या है, क्या बेहतर हुआ है या खराब हुआ है, तो आपको वो सिचुएशन पता चल जाएगी कि नंबर्स किस तरह से ट्रांसफर हुए हैं और ट्रांसफर होने के बाद वो एक्चुअली ट्रांसलेट कैसे हुआ है लोगों की वेल बीइंग में। तो वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, तो ये बड़ा एक इशू है। जी जी बिल्कुल ठीक है। राना अरशद साहब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं। राना साहब, जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से तो इसे अवाम दुश्मन भी कह रहे हैं और कह रहे हैं आगे 3 महीनों के बाद पता चलेगा कि इसके बैड इम्पैक्ट्स होंगे क्या। मुस्लिम लीग नून का क्लियर वर्जन अभी तक ऐसा सामने आया नहीं है। आप लोग भी क्या मुत्तफिक हैं? शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप पीपल्स पार्टी की इस बात से मुत्तफिक हैं कि 3 महीने के बाद क्या होने जा रहा है इस बजट की वजह से? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको और आपके बोल टीवी को अप्रिशिएट करता हूं, और जो शहबाज साहब ने बात की बतौर अपोजिशन लीडर, और क्योंकि आज ख्वाजा आसफ साहब, राना सनाउल्लाह खान साहब और उसी तरह की पार्टी की लीडरशिप मौजूद थी कौमी असम्बली में, तो ये एक अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया है। और 72 साल तारीख में ये एक ऐसा, मैं समझता हूं कि वो दिन था जब पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 5.8 था और अब वो माइनस पर आया है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि ये जो शेख रशीद साहब इनके कैबिनेट मेंबर है, वैसे अगर ये बजट इतना ज्यादा बर्बाद है, खसारे का बजट है, इतना ज्यादा खराब बजट है, लेकिन मुझे रिएक्शन उस तरह का दिखाई नहीं दिया जो पिछले सालों में होता रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छा था, वो रिएक्शन बेहतर था कि बजट कॉपियां फाड़ दी जाती थी, चूड़ियां तोड़ दी जाती थी, बड़े मसाइल होते थे, लेकिन इस दफा तो बड़े आराम से मामला निमट गया। नहीं, मैं अर्ज करूंगा जब बजट अवाम दुश्मन बजट का आगाज होता है तो फिर हमारे मेंबरान कौमी असम्बली वहां पर खड़े थे, उनके हाथों में प्ले के कार्ड थे कौमी असम्बली के अंदर, और बिल्कुल एहतजाज किया। वो आपकी बात ठीक है, वो हमारी लीडरशिप और इनकी लीडरशिप में जमीन आसमान का फर्क है कि ये तो कुर्सियां ठाठा मारते थे, लेकिन हमने एहतजाज किया है। और उसके बाद शहबाज साहब और हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने बिल्कुल एहतजाज का फैसला किया है। और जो 15 जून को पंजाब का बजट पेश हो रहा है, हम उसमें भी एहतजाज करेंगे। आज सरकारी मुलाजमीन का जब महंगाई अरूज पर है, उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई। मैं समझता हूँ पहले ग्रेड से लेकर कम से कम ग्रेड 17 तक सैलरी बढ़नी चाहिए थी। अब चीनी तो महंगी थी, साथ आटा 1610 रुपए से 2100 रुपए का मान हो चुका है, और उसके साथ साथ पेट्रोल मिल ही नहीं रहा। लिहाजा इस गवर्नमेंट का खुद साख्ता इनका माफिया, इनकी एटीएम मशीनें ही है जो पाकिस्तान की आवाम को, आप देखेंगे चीनी 52 रुपए से 90 रुपए हो चुकी है, कमी नहीं हुई।
मैं आपकी वसातत से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अप्रिशिएट करता हूं, जिन्होंने 70 रुपए मुकर्रर कर दी है, लेकिन इन्होंने ड्राउन शुगर माफिया जहांगीर तरीन साहब को जहाज देकर मुल्क से बाहर फरार करा दिया है और उसके फैसिलिटेटर खुद इमरान खान साहब हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज महंगाई जो है, आज ये मीडिया हाउसेस के ड्यूज नहीं दे रहे, जो भी कुछ मामलात मसाइल हैं वो इस हुकूमत की वजह से, ठीक है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। चौधरी मंजूर साहब, सर दीगर ममालिक में जब बजटिंग होती है, जब इसकी प्लानिंग होती है, अक्टूबर नवंबर से ही काम शुरू हो जाता है, तो वहाँ की ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है कि ऑपोजिशन को साथ बिठाया जाता है, ऑपोजिशन अपने मशवरे देती है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है, उसके बाद आगे काम होता है। लेकिन हमारा बैड लक भी कह लीजिए ये है कि ऑपोजिशन को उस दिन बजट के बारे में पता चलता है जिस दिन बजट पेश किया जाता है। तो सर एक तो इस पर बात कीजिएगा कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि हमारे पास भी सजेशंस ली जाएं, हो सकता है कुछ अच्छा निकल जाए, और अगर आप लोगों की जानिब से तजावीज़ दी जाती तो क्या इसमें अच्छा हो सकता था जो नहीं है? देखिए, हुकूमत को उस दिन पता चलता है जिस दिन बजट पेश किया जाता है। आप अपोजिशन की बात कर रही हैं, हुकूमती वज़रा को नहीं पता था कि ये क्या बजट आने वाला है और क्या नहीं है। रही बात ये है कि देखें, ये प्रो पीपल नहीं है, प्रो बिजनेस नहीं है, प्रो एग्रीकल्चर ज़राअत। सॉरी टू इंटरप्ट यू चौधरी साहब, तो फिर ये बजट कहाँ तैयार हुआ है? हो सकता था, ये हो सकता था, ये हो सकता था, बहुत सारी चीजें। आप तनख्वाहों में इजाफा कर सकते थे, कोई ऐसा इशू नहीं है कि बिल्कुल आपने IMF की शर्त मानी है, आपने उनके दबाव पे तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया, पेंशन में इजाफा नहीं किया, आपने बिजनेस को कोई रिलीफ नहीं दिया। आपकी एग्रीकल्चर जो है, ये आने वाले दिनों में फौरी तौर पर अगर कोई एक्सपोर्ट हो सकती थी चीज, तो वो फूड हो सकती है ना। आपकी फूड आइटम्स दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे ज्यादा जो इस क्राइसिस में चीजें दो सामने आई, हेल्थ, फूड नंबर 1 और हेल्थ नंबर 2, ये चीजें सामने हैं। आपने उसके लिए भी कुछ नहीं किया। हम जब आए थे तो हमारे शॉर्टेज थी, जब 2008 में आए थे, आटे की तकसीम पे लाहौर में 3 बंदे मर गए थे, चीनी की कमी थी, सारी चीजें इंपोर्ट कर रहे थे, दालें इंपोर्ट कर रहे थे। हमने तो उसके लिए जो किया, उसके नतीजे के अंदर आप देखिए, आप 2 साल बाद आपके सैलाब आ गया 10 में, लेकिन आपको खुराक की कमी का सामना नहीं करना पड़ा था, आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में चले गए। बिल्कुल ठीक है सर, आपकी बात की कीमत तो वही है। चौधरी साहब, आपकी बात पर रिस्पॉन्ड ले लेती हूँ तहरीक इंसाफ से, क्योंकि मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है। जी सर, अमजद साहब। मैं इनके बारे में यही कहूंगा कि मेरे कत्ल के बाद इसमें जबा से तौबा, हाय उस दूधों का पशेमा होना। बात यह है कि इनका किया धरा जो है, आज पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। 30,000 अरब तक जो छोड़ के गए हैं कर्जे, और हमें कोई मसला, मैंने जैसे पहले कहा कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने वो काम कर दिखाया कि जो आपके अखराजात और आमदन थी वो कोई इशू नहीं है। आज सबसे बड़ा इशू जो है वो है कि हमने जो डेट हमारे पास है उसकी हमने वापसी है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा इशू। काश के ये हमारे सामने वो इकोनॉमी छोड़ के जाते जिसकी ये हमने 5 सालों में 6,000 अरब दिया था, जब अपनी 2 सालों में 13,000 अरब। हौसला करे ना जी, हौसला करे। इनके तल्ले जो है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, और आज काश हमारे पास वो इकोनॉमी होती, हम आज 10% नहीं, 20% नहीं, हम 100% तनख्वाहें भी बढ़ाते हैं, और लोगों को हमारा भी दिल है कि हम वो फैसिलिटेट करते, वो चीजें देते जिनकी आज कौम को जरूरत है। कौम मुश्किल में है और आप जेल में है। हम समझते हैं कि बिल्कुल हमारी कोशिश है कि इकोनॉमी ऊपर आए, इकोनॉमी आगे की तरफ बढ़े, लेकिन और हमारी दुआ भी है सर, दुआ भी है कि यही हो। लेकिन जिस तरह पेश किया गया है, माहिरीन जो राय दे रहे हैं उसके मुताबिक तो ये बजट आवाम दोस्त लग नहीं रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इंशाल्लाह पीर को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए नाज़रीन। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।